वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के बोर्ड की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऑप्टिक्स वाला पोर्शन। और ऑप्टिक्स वाला पोर्शन अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आप जानते हो ऑप्टिक्स हमारा दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 9 है हमारा रे ऑप्टिक्स और चैप्टर 10 है हमारा वे ऑप्टिक्स। क्लियर है? तो अब रे ऑप्टिक्स की भी बात करें तो आप जानते हो जो हमारा डिलीटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और आपका रे ऑप्टिक्स में से रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन हटा दिया गया है और सिर्फ रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन बचा है आपका। क्लियर है यार? तो रिफ्लेक्शन में आपको कवर अप नहीं करा रहा, मैं आपका रिफ्रैक्शन से ही स्टार्ट करा रहा हूं। तो देखिए रिफ्रैक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे और आने वाली 10 से 12 वीडियोस में कोशिश करूंगा ये पूरा चैप्टर आपका कवर अप कराऊं मैं। सारी वीडियोस आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की फॉर्म में मिलेंगे। मैं ये श्योर नहीं कहूंगा कि कौन सी वीडियो में कितना पोर्शन कवर अप कराऊंगा, क्योंकि यार मेरा टारगेट रहेगा वीडियोस 15 से 20 मिनट की लेंथ की रखना। इससे ज्यादा की लेंथ की रखूंगा तो आई होप आप लोग वीडियोस नहीं देखोगे। ठीक है? तो आज के की पॉइंट्स क्या होने वाले हैं हमारे लेक्चर के? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन होता क्या है, यानी रिफ्रैक्शन ऐसी क्या परेशानी आई, ऐसी क्या दिक्कत आई कि रिफ्रैक्शन वाली चीज हमें पढ़नी पड़ी। चलो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम पढ़ लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होते क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि बच्चा जब रे ऑप्टिक्स पढ़ता है ना, रे ऑप्टिक्स में भी आपका रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन पढ़ता है तो इन्हें छोड़ देता है और डायरेक्ट अपने डेरिवेशंस की तरफ भाग जाता है और ये सारी चीजें उसकी क्लियर नहीं होती। लेकिन हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो देखो यार लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट ट्रेवल किस में करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है? वो अलग बात है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर आज भी क्वेरीज चल रही हैं। लेकिन आज एक्सेप्ट कर लिया गया है कि लाइट बोथ नेचर्स को फॉलो करती है, आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अच्छा, अगर लाइट की कोई एक रे है, अगर लाइट की कोई एक रे है तो हमें पता है कि लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करती है, कि कोई भी अगर रे है तो ये सीधी सीधी ट्रेवल करेगी, कहीं भी मुड़ेगी नहीं। ये बात आप अच्छे से जानते हो। ये एक प्रॉपर्टी है रे की, या फिर मैं कहूं लाइट की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कब फॉलो की जाती है, यानी कब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करती है? तो यार ये हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में भी, थोड़ा सा हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर मीडियम होमोजीनियस हो, अगर कोई भी होमोजीनियस मीडियम है तो उसमें लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करती है। एग्जांपल के लिए कि अगर मैं लाइट को एयर में ट्रेवल कराऊं, अगर मैं लाइट को एयर में ट्रेवल कराऊं तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करेगी, वो कहीं भी नहीं मुड़ेगी, सीधी चलती जाएगी। कब तक? जब तक पूरे में मीडियम एयर ही रहेगा। एयर के अलावा अगर उसे कोई दूसरा मीडियम ना मिले तब तक वो सीधे पाथ पे चलेगी। और दूसरा एग्जांपल, अगर इसी तरफ मैं लाइट रे को पानी में ट्रेवल करवाऊं तो पानी में भी लाइट रे सीधी सीधी ट्रेवल करेगी। क्यों ट्रेवल करेगी सीधी सीधी? क्योंकि यार मीडियम सेम है और इस सेम मीडियम को बोला जाता है होमोजीनियस मीडियम। और होमोजीनियस मीडियम की क्या खासियत होती है? उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होती है हर जगह। उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? हर जगह सेम होती है। तो लाइट की एक प्रॉपर्टी पता पड़ी हमें कि अगर सेम मीडियम है, या फिर मैं कहूं होमोजीनियस मीडियम है, या फिर मैं कहूं कि अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, तीनों बात एक ही है यार, तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करेगी। अगर बात समझना मेरी अच्छे से, अगर मीडियम चेंज हो जाए या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाए तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल नहीं करती, उसके रास्ते में कुछ बदलाव आता है और उस बदलाव को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। बात आई समझ में? उस बदलाव को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। अब मेरे साथ डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? When light travels from one medium to another medium, अगर मेरे पास दो मीडियम है, समझना, ये मेरा है मीडियम नंबर 1 और ये है मेरे पास मीडियम नंबर 2। अगर लाइट रे इस मीडियम से, अगर लाइट रे इस मीडियम से इस सेकंड मीडियम में आएगी, अगर लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आएगी, और ये फर्स्ट और सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, मान के चलो पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है वाटर, या आप ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, आप पहला मीडियम एयर ले लो, दूसरा मीडियम वाटर ले लो, कुछ भी, मीडियम्स डिफरेंट हो, तो होगा क्या? When light travels from one medium to another medium of different optical densities, इन दोनों मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटीज क्या होंगी बेटा? डिफरेंट। यानी अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और दोनों मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी हो? डिफरेंट, तो होगा क्या? इट बेंड्स। यानी लाइट रे का क्या होगा? लाइट रे बेंड हो जाएगी।
अब किधर बेंड होगी ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कि ये लाइट रे सीधी निकलना चाह रही थी, लेकिन ये सीधी नहीं निकलेगी, ये सीधी नहीं जाएगी। अब क्या होगी, इस पाथ से या तो वो थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी या फिर थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी। अब पता कैसे चलेगा कि आप इधर नॉर्मल डालो, एक आप इधर क्या डालोगे, एक नॉर्मल। क्लियर है, ये नॉर्मल ही डिसाइड करता है कि लाइट रे बेंड किस तरफ होगी। अभी इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है वो पढ़ लीजिए पहले आप। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यानी ये देखो ये बाउंड्री है सेपरेशन की, ये वाली बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे ही तो लाइट की बेंडिंग हुई है। यानी यार यहां तक तो लाइट सीधी सीधी आ रही थी, लेकिन जैसे इस बाउंड्री को क्रॉस करना चाह रही है तो लाइट बेंड करेगी। बेंड किधर करेगी, या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो वही क्या कहता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी लाइट के इसी रास्ते को बदल जाना, यानी लाइट के पाथ में डेविएशन हो जाना, यानी पाथ अपने चेंज हो जाए अगर लाइट का, तो इस पाथ के चेंज को ही क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। बात आ रही है समझ में, इसी चीज को बोला जाता है यार रिफ्रैक्शन। अब होता कैसे रिफ्रैक्शन, देखो अगर पहला मीडियम था यार मेरा एयर और दूसरा मीडियम था मेरा वाटर, पहला मीडियम था मेरा एयर, दूसरा मीडियम था वाटर। आप बहुत अच्छे से जानते हो एयर आपका रेयर मीडियम होता है, एयर आपका रेयर मीडियम होता है और वाटर आपका डेंसर मीडियम होता है। अच्छा कैसे पता करते हैं कौन सी चीज रेयर है कौन सी चीज डेंसर है, बस आप मुझे मुश्किल से 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये बात। तो होता क्या है कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, यानी लाइट रे कुछ इस तरीके से निकलेगी। भाई देखो लाइट, ये जो डॉटेड पोर्शन मैंने बनाया ये वो पोर्शन है जो लाइट को फॉलो करना चाहिए था, जो लाइट को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन लाइट इस पाथ को फॉलो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो गया। अब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, और जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके पाथ में कुछ चेंज आता है, और इस पाथ के चेंज को ही बोला जाता है रिफ्रैक्शन। क्लियर है यार मेरी बात। तो अब ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, और ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये है आपका नॉर्मल। ये आपने जो लाइन खींची है नॉर्मल है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारी चीजें आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो मुझे पता है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो ये बहुत छोटा सा बेसिक था। अब मेरे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज रेयर मीडियम और कौन सी चीज डेंसर मीडियम है। तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे देखो रिफ्रैक्शन तो आपको क्लियर हुआ, रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही होती है तो उसके पाथ में जो भी चेंज आता है, और वो चेंज कहाँ रहा होता है, एट द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। अगर ये बाउंड्री है सेपरेशन की, तो जैसे ही लाइट रे इस मीडियम से नीचे दूसरे मीडियम में जाना चाहेगी तो इस बाउंड्री पे ही उसके साथ जो भी चेंज होना होगा वो होगा, और यही चेंज उसके पाथ में जो भी चेंज होता है उसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। चलिए, अब बात आता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑप्टिकल डेंसिटी ही एक ऐसी चीज है जो आपको बताएगी कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। बात आई मेरी समझ में। ऑप्टिकल डेंसिटी ही आपको बताएगी कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है, और इसको मेजर हम लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी को हम मेजर किसके टर्म्स में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिख लीजिए आपको, ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में मेजर करेंगे, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी कुछ रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो बिल्कुल सही यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आपको बताएगा कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। सोच के चलो कि अगर मैंने बोल दिया कि ये दो मीडियम है, एक पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, और पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर मीडियम। और जिसका एक रिलेशन होता है वेलोसिटी की टर्म्स में, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किसी मीडियम का, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां पे वेलोसिटी लाइट की कम होती है,
वहां पे लाइट की वेलोसिटी कम होती है। सोच के देखो यार, आप खुद बता दोगे मुझे, मैं आपको बता देता हूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कंपैरेटिवली एयर के। और आप ये भी जानते हो कि लाइट सबसे तेज एयर या वैक्यूम में चलती है, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है। तो यानी अगर किसी भी मीडियम का, भाई देखो अगर म्यू ज्यादा है, अगर म्यू ज्यादा है दैट मींस वो कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और हमें यह भी पता है कि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है, डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम। एक बार आप ये चीजें नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं सारी चीजें आपको। चलिए देखो, मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है, जैसे समझने के लिए हमने ये ले लिया, ये पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम, यहां पे म्यू की वैल्यू है 2.4 और यहां पे म्यू की वैल्यू है 1, यहां पे म्यू की वैल्यू है 2.4 और यहां पे म्यू की वैल्यू है 1। तो जहां पे म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है वो डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम। और जहां पे म्यू की वैल्यू कम होती है वो कौन सा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम। वो कौन सा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम। ठीक है, खासियत क्या होती है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की, रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल सही, वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है रेयरर मीडियम में। आप लिख लीजिए रेयरर मीडियम में, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम में क्या होता है, म्यू की वैल्यू कम होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी लाइट की ज्यादा, रेयरर मीडियम में म्यू की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा। और डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम में इसका रिवर्स हो जाएगा। डेंसर मीडियम में क्या होता है, म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है लाइट की कम। ये रिलेशन होता है आपस में, क्लियर है मेरी बात। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस था रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के केस में। अच्छा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के केस में, अच्छा बेंडिंग ऑफ लाइट का क्या खेल चलता है, बेंडिंग ऑफ लाइट का खेल ये चलता है यार, देखो बेंडिंग ऑफ लाइट का खेल ये चलने वाला है कि मैंने बताया कि अगर लाइट रे, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम में, लाइट रे रेयर से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम में आना चाह रही है, लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आना चाह रही है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल बनाओगे, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो क्या करती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। यानी रेयर से डेंसर की मीडियम में क्या होता है, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंड करेगी। और इसका अगर रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाए दैट मींस क्या, कि अगर लाइट रे को डेंसर से आप रेयर मीडियम में भेजना चाह रहे हो, लाइट रे को आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजना चाह रहे हो, तो होगा क्या, सबसे पहले वही इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल बनाओगे, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे को देखो जाना कैसे चाहिए था, लाइट रे को जाना कुछ ऐसे चाहिए था, लेकिन होगा क्या, ये नॉर्मल से दूर भागेगी, दूर भागेगी दैट मींस कुछ इस तरफ हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया आपका एंगल, एंगल आर। एंगल आर क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन आपका रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, क्लियर है। तो इसमें डेंसर मीडियम के केस में क्या होगा, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यार ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए, तो आपका थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है बस। चलिए, तो ये चीजें क्लियर होगी। अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जब भी आपके स्कूल में वाइवा भी होगा तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। चलिए, देखो अगर हमने आपको बताया कि सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू से डिनोट करते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप किससे डिनोट करोगे, म्यू से डिनोट करोगे। यार जब आपको क्लियर है ये बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करोगे, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोला जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर, अच्छा ऑप्टिकल डेंसिटी जो आपको टर्म मैंने बताई थी,
ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को ही बोला जाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है, बात समझना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं, बोथ आर सेम, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा अलग है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका थोड़ा सा अलग है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मान के चलो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकाल रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो किसी भी मीडियम का आप निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम आप निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दैट मीडियम। कौन सी मीडियम, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। एग्जांपल के लिए कि आप म्यू ऑफ एयर निकालना चाह रहे हो, आप निकालना चाह रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा एयर या वैक्यूम में ही ली जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने आपको सी लिख के दिखा दिया ना। सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, चलो समझ नहीं लिया, आप इसे एयर मत लो, आप इसे ग्लास लो। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाल रहे हो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का निकाल रहे हो तो फॉर्मूला होगा सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो यानी म्यू जी का फॉर्मूला क्या बन गया, सी अपॉन वी जी। बात आई समझ में। इसी को बोला जाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को आपको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जनरल फॉर्मूला ये निकल के आता है, इसका जनरल फॉर्मूला निकल के आता है म्यू एम इक्वल्स टू सी अपॉन वी एम। क्लियर है मेरी बात। तो ये है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से आप इसे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आपको कुछ सेलेक्टेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देता हूं मैं। म्यू ऑफ एयर होता है आपका 1 और म्यू ऑफ वाटर होता है आपका, एक बार कंफर्म कर लेता हूं मैं, बिल्कुल सही 1.33 होता है, 1.33। और म्यू ऑफ ग्लास होता है आपका 1.5 और म्यू ऑफ डायमंड, ये चार ही आपका यूज होंगे। म्यू ऑफ डायमंड होता है आपका अराउंड 2.4 या फिर एग्जैक्टली 2.4 ही आप मान के चलो। ये आपके कुछ सेलेक्टेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो आप लर्न कर लेना, जो आपको बाद में काफी हेल्प देंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। चलिए यहां तक हो गया। अब आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ चलते हैं। अब आपको हम लोग चलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। चलिए यार रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा अच्छे से समझना आप लोग। चलिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वीडियो क्लियर है, सही है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यार जब भी किसी भी चीज का आप रिलेटिव निकालते हो, रिलेटिव के लिए क्या होता है, किसी एक चीज की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकालते हो। आप बहुत अच्छे से क्लियर हो ये बात कि कोई भी रिलेटिव टर्म बात आ जाती है तो कोई एक वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाल रहे होते हैं। तो मान के चलो ये हमारा है मीडियम 1 और ये हमारा मीडियम 2। इसमें मैं मान लेता हूँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसमें लाइट की वेलोसिटी है v1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसकी लाइट की वेलोसिटी है यहाँ पे v1। और सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी है v2। अगर मैं यहाँ से म्यू का फॉर्मूला निकालूं μ1 तो ये फॉर्मूला क्या आएगा c/v1। अगर आप यहाँ से, अरे यार अभी निकाला था ना, म्यू एम की वैल्यू किसके बराबर होती है cm, वो c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दैट मीडियम, c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दैट मीडियम। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला μ1 की वैल्यू c/v1 बन जाएगी और यहाँ पे μ2 की वैल्यू क्या बन जाएगी c/v2। क्लियर है। यानी ये अभी तक ये एब्सोल्यूट केस है पूरा। ऊपर वाले में अगर पहले मीडियम की बात कर रहा हूँ, इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, वेलोसिटी है लाइट की यहाँ पे v1, तो यहाँ पे μ1 का फॉर्मूला बन गया c/v1। सेकंड मीडियम की बात करूँ तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है v2 और यहाँ पे μ2 की वैल्यू क्या बन जाएगी c/v2। अगर आपको निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, बात समझना। अगर आपको कैलकुलेट करना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसका मतलब क्या होगा, μ2 अपॉन μ1 लिखूंगा इसे
इसको यही तो पढ़ोगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालना चाह रहे हो 1 के रिस्पेक्ट में, तो म्यू 2 की वैल्यू डालो, क्या आएगा, म्यू 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है सी अपॉन वी टू और होल का डिवाइड, म्यू 1 की वैल्यू है सी अपॉन वी वन, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, सी अपॉन वी टू मल्टीप्लाइड बाई वी वन अपॉन सी, सी से सी कट जाएगा यानी क्या आया, वी वन अपॉन वी टू, ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की। यानी यहां से एक बात क्लियर हुई आपका कि आप अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू 1 तो उसकी वैल्यू आती है v1 अपॉन v2। और इस चीज को कुछ इस तरीके से और लिखा जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, म्यू 2 1। अच्छा ये बात आप एक बात ध्यान रखना अच्छे से, ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो तो आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, आपको कुछ यही देखने के लिए मिलेगा 1 म्यू 2। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसको लिखने का तरीका होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1 और उसकी वैल्यू किसके बराबर आई, v1 अपॉन v2 के। तो यार यहाँ से आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए कि अगर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी मीडियम का किसी के रिस्पेक्ट में, तो अगर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 निकालना, तो यहीं से देखो अगर जनरली माना जाए कि अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो कहीं पे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो देखो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, ये म्यू 2 1 था तो यानी ये आएगा म्यू जी अपॉन म्यू एयर, म्यू जी अपॉन म्यू एयर। और देखो वेलोसिटीज का रिवर्स हो रहा है, म्यू 2 वाली वेलोसिटी तो नीचे चली गई है, तो यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर ये तो मैंने एक आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया, अगर क्वेश्चन बन जाता है, वैसे जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आ चुका है। क्लियर यार मेरी बात? तो आप एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इसी में आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव वाला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पूछ लेता है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पूछ लेता है, तो आप कैसे करोगे? सोच के देखो, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो और बताओ क्या करोगे आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती होगी। एफ इंटू लेमडा 1 और डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, एफ इंटू लेमडा 2, एफ से आप कट गया, यानी ये वैल्यू क्या बन गई आपकी, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की वैल्यू आपकी बन चुकी है v1 अपॉन v2 के बराबर और इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 के बराबर। तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। नहीं हुई है तो कोशिश कीजिए, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट आ जाता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी अपनी क्वेरी से पूछ सकते हैं।